अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज से 11 साल पहले शुरू होने वाले जिस मंसूबे को मोदी हुकूमत बहुत बड़ी मुआशी कामयाबी करार देती थी भारत में, इसे गेम चेंजर प्रोजेक्ट करार दिया जाता था और इसमें करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी की गई थी ताकि इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक बराह रास्त रसाई मिल जाए। मगर अब खबर सामने आई है कि अमरीकी दबाव और पाबंदियों के खौफ से मोदी हुकूमत खामोशी से अपने इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से पीछे हट गई है और काम बंद कर रही है, जिससे भारत को न सिर्फ खित्ते की एक अहम इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन से हाथ धोना पड़ रहा है, बल्कि मोदी हुकूमत की करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी भी डूबने का खदशा है। भारत में गेम चेंजर समझा जाने वाला ये मंसूबा ईरान के पाकिस्तान की सरहद से जुड़े सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में वाक़े ईरान की चाबहार बंदरगाह है, जहां के शहीद बहिश्ती टर्मिनल पर 2016 में ईरान से तय पाने वाले मुआहदे के तहत भारत बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रहा था और वहां का कंट्रोल भी संभाल रहा था। हालांकि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर ईरान से तिजारत के हवाले से पाबंदी लगाई हुई थी और ट्रंप के पहले दौरे इख्तिदार में ये पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई थी, मगर भारत ने ट्रंप इंतजामिया से 2018 में चाबहार बंदरगाह के हवाले से खुसूसी रियायत हासिल कर ली थी। मगर गुज़िश्ता साल दूसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होने के बाद जहां ट्रंप ने भारत पर दुनिया में सबसे ज़्यादा 50% टैरिफ लगाए, तो साथ ही चाबहार बंदरगाह के हवाले से भारत को दी गई खुसूसी अमरीकी रियायत भी ख़त्म कर दी और ख़बरदार किया कि जो भी चाबहार बंदरगाह को ऑपरेट करने या वहां किसी और सरगर्मी में हिस्सा लेगा, उस पर सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यह फैसला गुज़िश्ता साल सितंबर किया था ताकि ईरान को मुआशी लिहाज से मजीद नुकसान पहुंचाने और तनहा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाया जा सके। और अमरीकी महकमा खारजा ने अपने एलामिये में लिखा था कि अमरीकी वज़ीर खारजा ने 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट यानी IFCA के तहत अफगानिस्तान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की में मदद के लिए दी गई पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस ले लिया है, जो 29 सितंबर 2025 से नाफिज हो जाएगा। और जब ये मनसूखी नाफिज होगी तो जो लोग ईरान की चाबहार बंदरगाह को चलाते हैं या IFCA में बयान करदा दीगर सरगर्मियों में शामिल हैं, वो पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं। मगर भारतीय हुकूमत और मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने चाबहार बंदरगाह के हवाले से अमरीकी हुकूमत से बातचीत करके रवां साल अप्रैल तक के लिए मशरूत इस्तिस्ना हासिल कर लिया था। लेकिन अब भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया है कि भारत अमरीकी पाबंदियों के खौफ से चाबहार बंदरगाह के मंसूबे से पीछे हटता जा रहा है और वहां खामोशी से काम बंद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की चाबहार बंदरगाह में शमूलियत तकरीबन ख़त्म हो गई है। भारत ने चाबहार बंदरगाह की डेवलपमेंट के लिए ईरान को तकरीबन 120 मिलियन यानी 12 करोड़ डॉलर्स मुंतकिल कर दिए थे और यह अदायगी अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता साल सितंबर में इस बंदरगाह पर दोबारा पाबंदियां लगाने से पहले की गई थी। अमेरिका ने 29 सितंबर 2025 से चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियां दोबारा नाफिज करके भारत की स्ट्रैटेजी को मफलूज कर दिया था। ताहम चाबहार बंदरगाह पर तमाम सरगर्मियां ख़त्म करने के हवाले से भारत की तरफ से फराहम की गई तफसीलात की बुनियाद पर अमरीकी महकमा ख़जाना ने मज़कूरा पाबंदियां 6 माह के लिए उठा ली थी। यानी भारत को चाबहार पर अपनी सरगर्मियां रोकने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था, जो इस साल 26 अप्रैल तक है। एक सरकारी जरिए के मुताबिक अमरीकी पाबंदियां दोबारा लगने से 1 साल पहले भारत ने वो तमाम रकम ईरान को मुंतकिल कर दी थी जो भारत की जानिब से चाबहार बंदरगाह की डेवलपमेंट के लिए ईरान को देने का वादा किया गया था और ये रकम तकरीबन 120 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक चाबहार बंदरगाह के शहीद बहिश्ती टर्मिनल को चलाने के लिए 10 साल तवील मुद्दती मुआहदे पर दस्तखत से पहले जब मार्च 2014 में भारतीय हुकूमत ने फंड्स की मंजूरी दी थी, तो ये सबको मालूम था कि अमेरिका इस बंदरगाह पर पाबंदियां लगा सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो ईरान में भारत की माली मुआवनत से बनने वाली चाबहार बंदरगाह की डेवलपमेंट और ऑपरेशन का इंतजाम संभालने वाली सरकारी कंपनी है, उसके बोर्ड में शामिल सरकारी डायरेक्टर्स ने दोबारा अमरीकी पाबंदियां लगने के बाद इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया और इदारे की वेबसाइट भी बंद कर दी गई ताकि बंदरगाह से वाबस्ता तमाम अफराद को मुमकिन पाबंदियों से महफूज रखा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक एक और सरकारी जरिए ने बताया कि भारत के पास चाबहार बंदरगाह से निकलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। खुशकिस्मती से वहाँ हमारे कोई असासे नहीं हैं। हम सिर्फ ईरान की अफरादी क़ुव्वत के साथ बंदरगाह चला रहे थे और यही हमारा असल काम था। लिहाजा अमेरिका की तरफ से पाबंदियों में नरमी होने तक हमें चाबहार बंदरगाह से निकलना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मुजाहिरों के तनाजुर में अब चाबहार बंदरगाह में भारत की मौजूदगी का इन्हिसार ईरान में मुमकिन रेजीम चेंज और जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मौक़िफ़ पर होगा।
जो अमरीकी पाबंदियों की बुनियादी वजह है। ईरान के पाकिस्तान से मुत्तसिल सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में गहरे समंदर में वाक़े चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि इस बंदरगाह के जरिए भारत को समुद्री रास्ते से ईरान और फिर आगे ज़मीनी रास्ते से अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के ममालिक तक बआसानी रसाई मिल जाती है। जबकि इस बंदरगाह की मुकम्मल तामीर से अफगानिस्तान का अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार भी निस्बतन कम हो जाता है। इसीलिए भारत चाबहार बंदरगाह की तामीर के हवाले से 2014 से ही गैर मामूली दिलचस्पी दिखाता रहा है। खुद भारतीय वजीर आजम मोदी ने 2016 में ईरान का दौरा करके मुआहदे पर दस्तखत किए थे और फिर इसे बहुत बड़ी मुआशी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी के तौर पर पेश करते रहे और कहा कि अपने फैसले किसी तीसरे के कहने पर नहीं करेंगे। मई 2016 में जब भारतीय वजीर आजम मोदी ने ईरान का दौरा करके चाबहार बंदरगाह के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत किए थे तो भारतीय मीडिया इसे गेम चेंजर करार दे रहा था। मगर अब ट्रंप इंतजामिया के दबाव और पाबंदियों के खौफ से भारत को इस मंसूबे से पीछे हटना पड़ रहा है और सरमायाकारी भी डूब रही है, जिस पर ऑपोजिशन और मीडिया भी शोर मचा रहा है और मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने बयान में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के दबाव में आकर नरेंद्र मोदी ने ईरान की चाबहार बंदरगाह पर भारत का कंट्रोल छोड़ दिया है और खामोशी से उसकी वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। मोदी हुकूमत ने इस इंतहाई अहम मंसूबे में मुल्क के टैक्स दहंदगान के $120 मिलियन लगाए थे और अब सब कुछ ज़ाया हो चुका है। जब चाबहार बंदरगाह का मुआहदा हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने इसे मईशत से जुड़ी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया था और कहा था कि ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल छोड़ दिया गया है तो इस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा जा रहा। कांग्रेस ने मज़ीद लिखा कि चाबहार कोई आम बंदरगाह नहीं है, ये भारत को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक एक अहम और बराह रास्त समंदरी रास्ता फराहम करती है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी ट्रंप के दबाव के सामने झुक गए और मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। सवाल यह है कि भारत की खारजा पॉलिसी व्हाइट हाउस से क्यों डिक्टेट की जा रही है? नरेंद्र मोदी अमेरिका को भारत पर दबाव डालने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? ओपोजिशन के अलावा भारत में गोदी मीडिया का हिस्सा ना समझे जाने वाले सहाफ़ी भी मोदी हुकूमत से सवालात पूछ रहे हैं, वजाहत मांग रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में झुकते हुए ईरान से वो जो चाबहार की परियोजना है उससे खुद को बाहर कर लिया है। मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि उस चाबहार डील को अमेरिका के डर से, अमेरिका के दबाव से मोदी जी ने छोड़ दिया है। यानी 120 मिलियन जो हमारे डॉलर थे वो गए गड्ढे में, यानी मिडिल ईस्ट से सीधे जुड़ने का जो हमारा रिश्ता था एक, वो गया खटाई में। यानी भारत के भविष्य पर खटाई 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 लगातार डालते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का दुनिया में डंका बज रहा है। मोदी ने डंका बजाकर कहा था चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हो गया है, किसी तीसरे के बुरा लगने पर मैं फैसला नहीं बदलता। लेकिन आज हकीकत क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की एक घुड़की के कारण भारत ने इस अहम प्रोजेक्ट और सालों की मेहनत पर पानी फेरने की तैयारी कर दी है। रिपोर्ट ने दिल्ली से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचाया है। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर फिर से प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगा दिए और फिर भारत ने चुपचाप कदम पीछे खींच लिए। आलम यह है कि प्रोजेक्ट चलाने वाली सरकारी कंपनी की वेबसाइट तक बंद कर दी गई। दरअसल हजारों करोड़ रुपए हम पहले ही ईरान को दे चुके हैं और अब सूत्र कह रहे हैं कि उस पैसे का ईरान जो चाहे करे। पैसा भारत का, बंदरगाह ईरान का और रिमोट कंट्रोल अमेरिका का। क्या यही है मोदी सरकार की मास्टर क्लास कूटनीति? ये कितना बड़ा झटका है भारत की विदेश नीति के लिए तो है ही, हमारी सामरिक नीति के लिए बड़ा झटका है, हमारे आर्थिक नीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सरेंडर है पूरी तरह से। एक एक करके नरेंद्र सरेंडर किए जा रहे हैं और चाबहार भी सरेंडर का करने का ये बहुत बड़ा संकेत है। आज जब भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल से चाबहार बंदरगाह के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका ने रवा साल अप्रैल तक पाबंदियों में मशरूत इस्तिस्ना दिया हुआ है। हम इस हवाले से अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। On the question of Chabahar, on 28th October 2025, as you are aware, the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver, which is valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement.
चाबहार बंदरगाह न सिर्फ भारत के लिए अहमियत रखती है बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री होने की वजह से अपनी ज़्यादातर तिजारत के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है और पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात कशीदा होने की वजह से तिजारती राहदारियाँ बंद हैं। अफगान तालिबान चाबहार बंदरगाह को पाकिस्तान के मुतबादिल सबसे अहम तिजारती रूट के तौर पर देखते हैं, जहाँ से न सिर्फ अफगानिस्तान को समंदर तक रसाई मिलती है बल्कि ये बंदरगाह पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और भारत को भी जोड़ देती है। इस सारी सूरत हाल में जहाँ अफगान तालिबान पाकिस्तान से तनाज़े की वजह से मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, तो वहीं उनकी क़यादत में इख्तिलाफ़ात की खबरें आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, जो कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप के हवाले से हैं। BBC की तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक BBC को मौसूल हुई थी, जिसने जाहिर किया कि अफगानिस्तान में तालिबान के सरबराह को क्या चीज़ परेशान कर रही है। ये बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी ख़तरा है। लीक होने वाली ऑडियो में अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्ला अखुंज़ादा कहते हैं कि अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हमारी हुकूमत गिरा सकते हैं। ये तकरीर जनवरी 2025 में कंधार के एक मदरसे में तालिबान अरकान की मौजूदगी में की गई थी, जिसने कई माह से अफगान तालिबान के आला रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफ़ात की अफवाहों को ईंधन फराहम किया था। ताहम तालिबान इसकी हमेशा तरदीद करते हैं, लेकिन इन अफवाहों की वजह से BBC अफगान सर्विस ने 1 साल तक तहकीक की। तहकीक के दौरान मौजूदा और साबिक अरकान समेत मकामी ज़राए, माहिरीन और साबिक सिफारतकारों से 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए गए। ताहम उनकी शनाख्त ज़ाहिर न करने पर इत्तफाक किया गया, लेकिन इस तहकीक के नतीजे में पहली बार अफगान तालिबान आला सतह पर 2 मखसूस गिरोहों को पहचान सके हैं जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर मुतज़ाद सोच रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक ग्रुप तालिबान के अमीर हैबतुल्ला अखुंज़ादा का वफादार है, जो कंधार से मुल्क को एक ऐसी सख्त इस्लामी अमारात बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो जदीद दुनिया से कटी हुई हो और जहां मुआशरे के हर पहलू पर कंट्रोल पाने में मजहबी रहनुमा उनके साथ वफादार हों। एक दूसरा गिरोह जो अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में मौजूद ताकतवर तालिबान अरकान पर मुश्तमिल है, वो गिरोह एक ऐसा मुल्क चाहता है जहां इस्लामी निज़ाम के निफाज के साथ साथ बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम करके मुल्क की मईशत को तरक्की दी जाए और ख़वातीन को भी तालीम तक रसाई दी जाए। एक अंदरूनी ज़राए ने इसे कंधार हाउस बामुकाबला काबुल ग्रुप करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असल सवाल हमेशा से ये था कि काबुल ग्रुप, जिसमें काबीना में शामिल तालिबान वज़रा, ताकतवर शिद्दत पसंद और हज़ारों अरकान की हिमायत रखने वाले बाअसर मजहबी रहनुमा शामिल हैं, क्या बामानी तरीक़े से अपने अमीर हैबतुल्ला अखुंज़ादा को चैलेंज कर पाएंगे, जो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा आमराना रवैया इख्तियार करते जा रहे हैं। तालिबान के मुताबिक आखिरकार हैबतुल्ला अखुंज़ादा गिरोह के हुक्मरान हैं जो सिर्फ खुदा को जवाबदेह हैं और उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर फिर एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने मुल्क के सबसे ताकतवर अफराद के दरमियान जारी रस्सा कशी को तनाज़े में बदल दिया। गुज़िश्ता साल सितंबर में हैबतुल्ला अखुंज़ादा ने इंटरनेट और फ़ोन बंद करने का हुक्म दे दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का बाकी दुनिया से राब्ता कट कर रह गया। 3 दिन बाद इंटरनेट बहाल हो गया, लेकिन कोई वजाहत सामने नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ था। ताहम अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ वो हंगामा खेज था। काबुल ग्रुप ने हैबतुल्ला अखुंज़ादा के हुक्म के खिलाफ इंटरनेट बहाल कर दिया था। एक और अंदरूनी ज़राए ने BBC को बताया कि 1990 की दहाई में तालिबान की शरीयत अदालत में बतौर जज काम करने वाले हैबतुल्ला अखुंज़ादा अपने मजहबी ख्यालात में और सख्त गिर होते चले गए। 2 तालिबान हुक्काम के मुताबिक हैबतुल्ला अखुंज़ादा के नज़रियात ऐसे थे कि वो 2017 में अपने बेटे के खुदकुश बमबार बनने के फैसले से ना सिर्फ वाकिफ थे बल्कि उन्होंने इस पर रजामंदी जाहिर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक BBC को बताया गया कि हैबतुल्ला अखुंज़ादा को इस बात का यकीन है कि गलत फैसले के असरात उनकी ज़िंदगी के बाद भी रहेंगे। तालिबान हुकूमत के एक मौजूदा रुकन ने बताया कि वो हर फैसला लेते हुए कहते हैं कि मैं खुदा को जवाबदेह हूँ, मुझसे सवाल होगा कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक हैबतुल्ला अखुंज़ादा से होने वाली मुलाकातों में शिरकत करने वाले 2 अफराद ने बताया कि हैबतुल्ला अखुंज़ादा ज़बान से कम और इशारों से ज़्यादा बात करते हैं, जिनकी वजाहत और तर्जुमा कमरे में मौजूद उमर रसीदा उलमा करते हैं। अवामी मकामात पर यानी शाहिदीन के मुताबिक वो अपना चेहरा छुपा कर रखते हैं और पगड़ी पर लिपटे रुमाल से आंखें छुपाते हैं। उनकी तस्वीर खींचना भी ममनू है। एक जरिए ने BBC को बताया कि काबुल में मौजूद वज़रा को कहा गया है कि वो कंधार सिर्फ उस सूरत में आएंगे कि अगर उन्हें बाकायदा सरकारी दावतनामा मौसूल हुआ हो। इसी दौरान हैबतुल्ला अखुंज़ादा ऐसे अहम हुकूमती महकमे जो पहले सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब मुजाहिद के ज़ेर असर थे, उन्हें कंधार मुंतकिल करवा रहे थे। दिसंबर के ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने नोट किया कि हैबतुल्ला अखुंज़ादा ताकत का महवर बनते हुए मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस को बराह रास्त कंधार के कंट्रोल में ला रहे हैं। खबरों से इंदिया मिलता है कि हैबतुल्ला अखुंज़ादा
अब काबुल में वुज़रा को बाईपास करते हुए निचली सतह पर मकामी पुलिस एहलकारों तक को खुद हुक्म जारी करते हैं। एक तज्जियाकार ने कहा कि इसका नतीजा ये है कि असल इख्तियार काबुल से कधार मुंतकिल हो चुका है। ताहम तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने BBC से बात करते हुए इसकी तरदीद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान काबुल ग्रुप में नाराज़गी बढ़ रही थी और इत्तिहाद मजबूत हो रहे थे। एक तज्जियाकार ने BBC को बताया कि काबुल ग्रुप में वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया देख रखी है और उनका मानना है कि मौजूदा तरीके से चलने वाली अफगान हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। काबुल ग्रुप एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो मशरिक़ वुस्ता की रियासत की तर्ज पर हो। वो कधार में ताकत और इख्तियारात इकट्ठा करने पर फिक्रमंद हैं। उन्हें क़वानीन के निफाज, ख़वातीन की तालीम और मुलाजमत समेत बैरूनी दुनिया से राब्तों के हवाले से तशवीश है। लेकिन अफगान ख़वातीन के लिए ज़्यादा हुकूक के हक़ में होने के बावजूद काबुल ग्रुप को मोतदिल नहीं कहा जा सकता। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ये अमलियत पसंद हैं जिनके गैर सरकारी रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर हैं। काबुल ग्रुप की बदलती हुई पोजीशन लोगों की नज़रों में आई है। एक तज्जियाकार ने कहा कि हमें याद है कि ये लोग टीवी तबाह करते थे और अब खुद टीवी पर नजर आते हैं। इन्हें सोशल मीडिया की ताकत का भी अंदाज़ा हो चुका है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब मुजाहिद नौजवान तालिबान अराकीन समेत आम शहरियों में भी काफ़ी मकबूल हैं, जिसका सबूत टिकटॉक पर उनकी वीडियोज़ और ऐसी अशिया की फ़रोख्त है जिन पर उनकी तस्वीर मौजूद होती है। ताहम शायद अफगान तालिबान में किसी और ने अपनी शख्सियत इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं की जितनी सिराजुद्दीन हक्कानी ने की है। पहले उनकी सिर्फ एक तस्वीर मौजूद थी जो BBC अफगान सर्विस के सहाफ़ी ने खींची थी। अमरीकी इनखिला के 6 माह बाद सिराजुद्दीन हक्कानी काबुल में पुलिस अफसरान की तकरीब में पूरी दुनिया के सामने कैमरों की नज़र में आए और उनका चेहरा सबके सामने था। ये एक नई शख्सियत की जानिब पहला कदम था। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के सरबराह हिबतुल्लाह खुनज़ादा इंटरनेट को इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ समझते हैं और इस यकीन में इतने पुख्ता हैं कि उनके एक तर्जुमान ने BBC को बताया कि उन्हें ख़बरें और सोशल मीडिया का मवाद हर सुबह पढ़कर सुनाया जाता है, जबकि काबुल ग्रुप का मानना है कि कोई जदीद मुल्क इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता। 29 सितंबर को बराह रास्त तालिबान सरबराह की जानिब से टेलीकम्युनिकेशन वजारत को हुक्म मिला कि सब कुछ बंद कर दो। बुध की सुबह काबुल ग्रुप के वुज़रा, जिनमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, सिराजुद्दीन हक्कानी और याकूब मुजाहिद शामिल थे, वज़ीर आज़म के दफ्तर में इकट्ठे हुए, जहां टेलीकम्युनिकेशन वजारत के वज़ीर भी मौजूद थे। उन्होंने कधार के हिमायत याफ्ता वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि इस हुक्म को तब्दील करें। ज़राए के मुताबिक वुज़रा ने वज़ीर आज़म से कहा कि वो इस बात की मुकम्मल जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और फिर यह हिकमत अमली काम कर गई और इंटरनेट बहाल कर दिया गया। लेकिन शायद सबसे अहम बात यह है कि इन चंद दिनों में ऐसा ही हुआ जैसा कि हिबतुल्लाह खुनज़ादा ने चंद माह पहले अपनी तकरीर में कहा था कि तालिबान के अंदर से ही इत्तिहाद को खतरा दरपेश था। लेकिन जब इंटरनेट बहाल किया गया तो ये क़यास-राइयां शुरू हो गईं कि अब आगे क्या होगा। काबुल ग्रुप के एक करीबी जरिए ने बताया कि वुज़रा को बतदरीज हटाया जाएगा या उनकी तनज़्ज़ुली की जाएगी। लेकिन कधार ग्रुप उलमा काउंसिल के एक रुकन ने बताया कि हो सकता है कि सुप्रीम लीडर इस मामले में पीछे हट जाएं क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर मुखालफत का खदशा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल के ख़त्म होने पर यह अवामी सतह पर वाज़ेह हो चुका था कि कुछ भी नहीं बदला। BBC के मुताबिक तालिबान हुकूमत के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दो टोक अंदाज में किसी भी मुबैना तकसीम को रद्द कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि किसी भी मामले पर इख्तिलाफ रखना एक राय है, ये तालिबान के अंदर है और ये इसी तरह है जैसे किसी ख़ानदान में किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अपोजिशन का एक मुतालबा बिलाखिर पूरा हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिन्हें तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने नामजद किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के कवायद के तहत स्पीकर कौमी असम्बली ने यह मंजूरी दे दी है कि महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ करार दिया जाता है, जिसका इतलाक़ 16 जनवरी 2026 से होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने नोटिफिकेशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आखिरकार महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो गया है। ये एक बहुत अच्छा अमल है, ये हमारा ही हक था और हमें मिल गया है और हमें उम्मीद है कि इससे नई शुरुआत होगी। इस मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्जा ने महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद दी, मगर कहा है कि ये नोटिफिकेशन नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है और लगता है कि ये नोटिफिकेशन महमूद खान अचकज़ई और नवाज शरीफ के राब्ते के बाद हुआ है। साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत लाहौर के दौरे के बाद सियासी सरगर्मियों और मुलाकातों के लिए कराची पहुंच गई है। वफ्त में महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और असद कैसर समेत दीगर क़यादत शामिल है। अपोजिशन का वफ्त कराची और अंदरून सिंध में अवामी जलसे और बुकरा से खिताब करेगा। आम बात यह है कि पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
सुहेल आफरीदी ने लाहौर का दौरा किया। उसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने लाहौर का दौरा किया। फिर गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कराची पहुंचे और अब आज अपोजिशन इत्तेहाद सियासी सरगर्मियों के लिए कराची पहुंच गया है। अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल भी दी हुई है। कल अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2026 की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए ज़िली कमेटियां भी बना दी हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के एलामे के मुताबिक ये कमेटियां फौरी तौर पर अवाम, ताजिरों, मजदूरों, तलबा, वुकला और दीगर पेशावराना तंजीमों और शोबा ज़िंदगी से राब्ता कायम करेंगे ताकि हड़ताल में अवामी शिरकत को वुसअत दी जा सके। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आई है और अपोजिशन 8 फरवरी को एहतजाज की तैयारी कर रही है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़ से बात करते हुए कहा कि हमें मुज़ाकरात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है। जिसको उसूलों पर बात करनी है वो हमसे बात करे। साथ ही तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अल्लाह 2026 पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाए और अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखे। अल्लाह 2026 पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, अल्लाह इस मुल्क पे खैर फरमाए, अल्लाह उसको अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखे और 2026 बेहतर साल। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक्कास एवान के मुताबिक आज जब कमरा अदालत में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से सवाल हुआ कि क्या आप फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी का साथ देंगे, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं पीटीआई का वाइस चेयरमैन हूँ, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। ये सोचना होगा कि आखिर इसका हल क्या है। मज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है और गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खाना चकज़ई को दिया है। हम तो जेलों में पड़े हैं, हमारे पास तो मालूमात ही कम आ रही हैं। महमूद खाना चकज़ई बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। शाह महमूद कुरैशी से सवाल हुआ कि क्या फवाद चौधरी अस्पताल में आपकी मर्जी से आपको मिलने आए थे, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फवाद चौधरी और मैं एक पार्टी में रहे हैं। मैं अस्पताल में था तो वो अयादत के लिए आ गए। अब घर आए मेहमान को क्या कहूं कि क्यों मिलने आए हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में मुबैना तौहीन मजहब के केसेस में नौजवानों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ जेलों में कैद है और गैर मामूली तौर पर इन मुकदमात में गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस मामले में एक मुबैना मुनज़्ज़म गिरोह का जिक्र मुसलसल सामने आ रहा है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को फंसाता है, उनके खिलाफ तौहीन मज़हब के मुकदमात दर्ज करवाता है और फिर ऐसे नौजवानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर और ब्लैकमेल किया जाता है और इस हवाले से हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इसी मामले पर आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी बहस हुई। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी ने तौहीन मज़हब के मुकदमात में कैद बाज़ नौजवानों के अहले खाना का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर मुमलिकत इस मामले को संजीदगी से देखेंगे। इसके जवाब में मुल्क के सेनेटर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान में कहा कि ये एक माफिया है जो ब्लैकमेलिंग के लिए साजिश करता है। इस मामले पर आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है और इसकी तहकीकात भी हो रही है। स्पीकर साहब, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं वो ब्लास्फेमी में या मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो एंटी स्टेट हों वो जब आप खोलते हैं, जिसने आपको भेजा होता है उस बेस पे जब आप कोई भी उसको रिस्पॉन्ड करता है। ये मैं एक बाप की कहानी आपको बता रहा हूं और आई होप मिनिस्टर कंसर्न विल टेक इट वेरी सीरियसली। सर, मुझे अडियाला के बाहर ये कुछ फैमिली मेंबर्स मिले, उन्होंने सब ने यही चीज बताई जो अभी आपके नोटिस में मैं ला रहा हूं। सर, ये लिंक खोलते साथ ही जिसने उसको लिंक भेजा होता है वो मुख्तलिफ डीपीज के जरिए जब आगे मैसेज आता है, कभी यूनिवर्सिटी का, कभी मदरसे का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके, वो बच्चा जब उसको रिप्लाई करता है कि व्हाट इज दिस, तो वो कहते हैं कि ये आप हमें सेंड करें तो इसके बदले हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। सर, मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे रूरल एरियाज के, सर उनको इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर, वो आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं। इसमें बच्चे नहीं हैं, बच्चियां भी हैं। सो प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका क्या रिप्लाई देंगे? थैंक यू। तलाल साहब, बिल्कुल ठीक बात है सर। ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल करता है। इसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी इन्वेस्टिगेशन या हमारे जो लेवल पे वो दिया गया है, लेकिन क्योंकि जब
मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं, और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो आ जाता है। ये बिल्कुल सही निशानदी की। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अफरीदी साहब को इसका पूरी जो डिटेल और जो हम इस पे काम कर रहे हैं वो मैं इनको आगाह करूंगा जी। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों से रिलीज हुए हैं और बहुत सारों के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं सर। इस पे मेरे ख्याल है किसी बार जरा डिटेल ब्रीफिंग भी दे दिएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे में सोशल मीडिया ख़ासतौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गुस्ताखाना मवाद फैलाने के मुबैना इल्ज़ामात में सैकड़ों नौजवानों को FIA के साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर रखा है, और वो साइबर क्राइम विंग अब NCCI में तब्दील हो गया है। इन मुल्जिमान के खिलाफ अदालतों में ब्लास्फेमी कवानीन के तहत मुकदमात चल रहे हैं, और गैर मामूली तौर पर इन मुकदमात में गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। और हैरानकुन तौर पर इन केसेस में अक्सर मुल्जिमान का जुर्म एक जैसा होता है, और जिस मवाद पर उन्हें पकड़ा जाता है वो भी अक्सर एक जैसा होता है। और इन केसेस में मुसलसल एक गिरोह का नाम सामने आया है जिसके अक्सर अराकीन अक्सर केसेस में मुद्दई भी हैं, और इसी वजह से उन केसेस के इंदराज के तरीक़ाकार और मुबैना मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अमल पर मुल्जिमान के अहल खाना समेत कुछ अहम हुकूमती इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वकला और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की इस हवाले से रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट्स जब सामने आई तो उस वक्त सबसे पहले तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस मामले पर तहकीकाती रिपोर्ट्स शाया की, जिनमें इस हवाले से अहम तफसीलात बताई गई। इन रिपोर्ट्स और मुतासर अफराद के अहले खाना की जानिब से मुबैना मुल्जिमान को फंसाकर उनसे गुस्ताखाना मवाद शेयर करवाने का जो तरीका बताया गया उसमें काफ़ी मुमासलत नज़र आई, और अक्सर केसेस में इन मुतासरा नौजवानों को ट्रैप करने के लिए सबसे पहले फेसबुक पर फर्जी नाम वाली एक लड़की उनसे दोस्ती करती है। ज़्यादातर केसेस में लड़की का नाम भी एक ही होता है। फिर कुछ अरसा फेसबुक पर बातचीत करने के बाद वो लड़की मुबैना तौर पर नौजवान को व्हाट्सएप पर ले आती है, और फिर वो उसे कुछ मजहबी नौयत के ग्रुप्स में ऐड कर लेती है, और इस दौरान दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। फिर अचानक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मजहब या मजहबी शख्सियात के बारे में मुबैना गुस्ताखाना मवाद शेयर कर दिया जाता है, जिस पर मज़कूरा नौजवान उस लड़की से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है, या फिर वो लड़की ख़ुद उससे पूछती है कि आज मैं कहीं मसरूफ़ थी, ग्रुप में क्या हुआ था मुझे बताओ। तो जब लड़का उसे तफसीलात बताता है तो लड़की उससे कहती है कि आप ऐसा करें कि मुझे वो मवाद उस व्हाट्सएप ग्रुप में से मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दें, मैं देखती हूँ। इसके बाद लड़की मुबैना तौर पर इस चैट का स्क्रीनशॉट लेकर उस लड़के को ही ब्लॉक कर देती है, ताकि वो अगर चैट डिलीट करे तो उसके पास से ये मवाद गायब ना हो जाए। इस सारे अमल के कुछ दिनों बाद मज़कूरा नौजवान को नौकरी या बाहर ले जाने का झांसा देकर किसी जगह पर बुलाया जाता है, जहां पहले से ही कुछ लोग या FIA के अहलकार मुबैना तौर पर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और फिर वो लोग इस नौजवान को गिरफ़्तार करके उसे बताते हैं कि तुमने गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है, इसलिए तुमसे तफ्तीश करनी है, और फिर उस नौजवान का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। और कुछ केसेस में ये प्राइवेट लोग या मुबैना गिरोह इन मुबैना मुल्जिमान को सरकारी तहवील से पहले अपने टॉर्चर सेल्स में रखता है, जहां उन पर तशद्दुद करके उनसे सादा कागज़ पर दस्तखत भी लिए जाते हैं। और कुछ केसेस में मुतासरीन से केस ख़त्म कराने के लिए 30 से 40 लाख रुपए की रकम भी तलब करने के दावे सामने आए हैं, और कुछ वाक़यात में मुतासरीन के घरों में तलाशी और तोड़ फोड़ के दावे भी सामने आए हैं, और इसमें भी FIA के अहलकारों के साथ गिरफ्तार करने वाला प्राइवेट गैंग मुलव्विस होता है, ये इल्ज़ाम सामने आया है। ऐसे केसेस में मुल्जिमान को वकील मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जनवरी 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक खुसूसी रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया था कि एक मखसूस ग्रुप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को ट्रैप करके उनके खिलाफ तौहीन मज़हब के संगीन केसेस बनाता है। स्पेशल ब्रांच ने दी ब्लास्फेमी बिजनेस के टाइटल के साथ ये रिपोर्ट FIA और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान और इदारों को इरसाल करके इस मामले की मज़ीद जामे तहकीकात का मुतालबा कर दिया था। जबकि अक्टूबर 2024 में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने भी इस मामले पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जो कि एक हुकूमती इदारा है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि यह रिपोर्ट हमारी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करती है। राव रहीम और दीगर नामजद अफराद पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच और कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स की तरदीद करते रहे हैं और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते रहे हैं। और जब हमने मामला रिपोर्ट किया था तो जिन अफराद पर इन रिपोर्ट्स में ब्लास्फेमी के झूठे केसेस बनाने का इल्ज़ाम है, उनके हामियों की तरफ से इन रिपोर्ट्स के खिलाफ हमें मुतादिद डॉक्यूमेंट्स भेजे गए और कहा गया
कि पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट एक सोर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी और मज़कूरा रिपोर्ट बेबुनियाद और मनगढ़ंत थी। और ये भी कहा गया कि इसका एतराफ़ खुद DIG स्पेशल ब्रांच जनवरी 2025 में लाहौर हाई कोर्ट के सामने कर चुके हैं। और फिर इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में एक हवाला दिया गया। ताहम उस पटिशन पर 24 जनवरी 2025 को होने वाली समाअत का जो हुक्मनामा हमें भेजा गया, उसमें लिखा है कि DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा से जब ये सवाल किया गया कि आया स्पेशल ब्रांच ने अपनी सतह पर सोर्स रिपोर्ट के मंदरजात को मुतल्लिका हुक्काम को इरसाल करने से पहले उनकी तस्दीक के लिए कोई कोशिश की या नहीं की, जिस पर उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा ने मजीद कहा कि ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर सोर्स मालूमात पर मबनी थी और स्पेशल ब्रांच ने ना तो इसकी दुरुस्तगी की तस्दीक की और ना ही उसके पस मंज़र की हकीकत जांचने के लिए कोई तहकीक की। उन्होंने मजीद बताया कि सोर्स से मौसूल होने वाले मंदरजात की तस्दीक के लिए एक रिपोर्ट तैयार करके मजीद तहकीकात के लिए DG FIA को भिजवा दी गई थी। समाअत के हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि यहाँ ये बात भी निहायत अहम है कि एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर सरफराज चौधरी से भी ये सवाल किया गया कि आया स्पेशल ब्रांच की जानिब से भेजी गई सोर्स रिपोर्ट के मंदरजात की तस्दीक की गई है या नहीं। इसके जवाब में सरफराज चौधरी ने FIA का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के 29 जनवरी 2025 के हुक्मनामे में DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा के बयान का हवाला देते हुए लिखा है कि फैसल राजा ने सोर्स रिपोर्ट से मुताल्लिक एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। दूसरी जानिब एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर सरफराज चौधरी ने भी अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पेश की, जिसके मुताले से ये जाहिर होता है कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से इरसाल की गई सोर्स रिपोर्ट किसी वाज़ेह सोर्स के बगैर थी और दौरान इंक्वायरी उसमें आयद किए गए इल्ज़ामात की तायद में कोई मुआविन मवाद दस्तियाब नहीं था। यानी जिस FIA का साइबर क्राइम विंग, जो अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से एक अलग इदारे के तौर पर काम कर रहा है, उस पर ही ये संगीन इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि उसके बाद अफसरान एक मुबैना गिरोह के ज़रिए लोगों को तौहीन मज़हब के मुकदमात में फंसाते हैं, मगर इसी इदारे ने इन इल्ज़ामात की तहकीकात करके खुद ही मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए अपने आप को बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया। सिर्फ यही नहीं, जनवरी 2025 में लाहौर हाई कोर्ट में स्पेशल ब्रांच के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देने के लिए FIA की जिस रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया, वो रिपोर्ट सरफराज चौधरी ने तहरीर की थी। और सरफराज चौधरी वही अफसर हैं जिन पर खुद करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वतखोरी के संगीन इल्ज़ामात आयद हैं, जो इस वक्त जेल में हैं। और हाल ही में मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से रिश्वत लेने के मुकदमे में भी उनका नाम नुमाया तौर पर सामने आया था। इसी केस के बाद उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा और अब वो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इससे पहले सरफराज चौधरी का नाम भी नौजवानों को ट्रैप करके तौहीन मज़हब के संगीन इल्ज़ामात में नामजद करवाने वाले मुबैना ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप से जा रहा है। और यही सरफराज चौधरी हाई कोर्ट में खुद को क्लीन चिट दे रहे थे अपने इदारे को। सरफराज चौधरी की मई 2025 की एक वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वो एक सेमिनार से खिताब करते हुए ना सिर्फ ये बताते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन तौहीन मज़हब के मुबैना मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ्तार किया, बल्कि वो वकला को भी खबरदार करते नजर आते हैं कि वो ऐसे मुल्ज़िमान के मुकदमात तक ना लड़ें। इस सेमिनार में कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा साद रिजवी भी मौजूद थे और इस दौरान सरफराज चौधरी ने कहा कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक सरबरा मरहूम खादिम रिजवी के मुरीद हैं। कोई यूनियन, कोई दुनिया के तमाम कंट्रीज अगर हमें रोकना चाहें, हम इस काम को नहीं रुकने देंगे, हम इन लोगों को पकड़ेंगे। हम आपको भी फिगर बताता हूं मैं आगे कि मैंने आज तक कितने बंदे पकड़े हैं। 400 प्लस मुल्ज़िमान इस वक्त हमने पकड़े हुए जो जेलों में हैं। 36 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ के लिए सजाए मौत है, कुछ इसके अंदर ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा मिली है। और हम डेली ट्रायल बेस पे हमारे स्पेशल लॉयर्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो ब्लास्फेमी कोर्ट्स में पेश होते हैं, इंश्योर होते हैं कि तमाम गवाहान हों और हम जल्द से जल्द इसकी तकमील के लिए करें। मेरी अपनी वकला बरादरी से एक दरख्वास्त है कि जो इन ब्लास्फेमियर्स के वकील बनते हैं, वो काइंडली उनसे मेहरबानी है कि वो एक दफ़ा मेरे ऑफिस आएँ, उनको जाने, खुदारा वो इन ब्लास्फेमर्स के साथी मत बने और अपने अल्लाह के और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद को इस रुसवा ना करें। अगर तो वो सच्चे हैं तो बेशक केस लड़े। या मकबूल जान साहब तशरीफ फरमा है, आप हजरत साद रिजवी साहब जिनके वालिद साहब के मैं और चौधरी इजाज साहब तो वैसे ही मोतकद थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, करवर गरीब फरमाए, आप हुक्म फरमाए। हुब्बुल वतनी के दावे करते हुए दूसरों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने वाला, मज़हब पर लेक्चर देते हुए दूसरों के मज़हब पर सवाल उठाने वाला ये शख्स आज गिरफ्तार है। वकला को ये कहने वाला
दूसरों पर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगाकर के केस ना लड़ें, ये वो शख्स आज करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। में भेजी गई दस्तावेज़ात के साथ ये भी कहा गया कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी और अपनी कानूनी हदूद से तजावुज़ करार देकर फरवरी 2025 में मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इस हवाले से हमें लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा दलील के तौर पर भेजा गया, उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि NHCR की रिपोर्ट को मुअत्तल किया गया है। और जब हमने इस हवाले से ब्लास्फेमी के केसेस का सामना करने वाले मुल्ज़िमान के वकील उस्मान बड़ाइच से रब्ता किया तो उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के 24 फरवरी 2025 के मज़कूरा ऑर्डर की इब्तिदा में जो बहस हो रही है वो फरीक़ैन के दलाइल हैं। और इस ऑर्डर में अदालत ने सिर्फ ये कहा था कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई एडवर्स एक्शन ना लिया जाए, यानी इस रिपोर्ट में जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। और ये रिपोर्ट आज भी मौसर है और ये ऑर्डर 24 फरवरी 2025 का है, जबकि 6 मार्च 2025 को इस केस की समाअत करने वाले जज मुस्ताफ़ी हो गए थे और ये पटिशन आज भी ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा हमें भेजी गई मालूमात में यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि DGFIA ने कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की मज़कूरा रिपोर्ट की इंक्वायरी के लिए भी 4 रुकनी कमेटी कायम की थी। और मज़कूरा कमेटी ने फरवरी 2025 में यह कहा कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बरक्स है। मगर इस रिपोर्ट के बारे में जब हमने तहकीक की तो पता चला कि FIA के जिस अफसर ने यह कमेटी तश्कील दी थी और इस पर तहकीकात का हुक्म दिया था, उस अफसर पर खुद इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात हों और ये मालूमात हमें आला सरकारी ज़राए ने दी हैं। इसके अलावा ये मामला काफ़ी अरसे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा, जहाँ मुतासर अफराद के अहले खाना ने हुकूमती कमीशन बनाने के लिए अपील दायर की हुई थी और इस अपील में वफाकी हुकूमत, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो को फरीक बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि इस केस की अक्सर समातें लाइव नशर की गई थी, जिनमें फरीक़ैन के एतराज़ पर अदालत ने वाज़ेह किया था कि इस पटिशन में ना तो किसी ट्रायल को रोके जाने की बात की गई है और ना ही तौहीन के कानून को तब्दील करने की बात की जा रही है। ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने से मुताल्लिक है और इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और फिर तकरीबन 42 समातों और तमाम फरीक़ैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता साल 15 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इस केस में वफाकी हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो तहकीकात के लिए 30 दिन के अंदर एक कमीशन कायम करें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने यह हुक्म भी दिया था कि कमीशन 4 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे, ताहम ज़रूरत पड़ने पर मुद्दत में तौसी की गुंजाइश भी रखी गई। मगर इस हुक्म के सिर्फ 1 हफ्ते बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान और जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वकील राव रहीम की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का ऑर्डर ही मुअत्तल कर दिया था। अहम बात यह है कि आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने एतराफ़ किया कि ये एक माफिया है जो लोगों को फंसाता है। मगर गुज़िश्ता साल जुलाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने 42 समातों के बाद जब वफाकी हुकूमत को कमीशन बनाने का हुक्म दिया था तो उस वक्त खुद वफाकी वजारत दाखिला ने इस ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी थी और वजारत दाखिला के मातहत इदारे NCCI ने भी अलहदा से इस ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कमीशन बनाने के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के ऑर्डर को ही मुअत्तल कर दिया था। तौहीन मज़हब का मामला एक निहायत हसास मौजू है और इस इल्ज़ाम के तहत जुर्म साबित होने की सूरत में मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इस हवाले से मुतअद्दिद मारूफ उलमाए कराम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि तौहीन मज़हब करने वालों को सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन जो अफराद तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी दरअसल इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं और ऐसे अफराद को भी इसी तरह की सज़ा दी जानी चाहिए। हमारे प्रोग्राम में मारूफ उलमाए कराम मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रागिब नईमी, अल्लामा अमीन शहीदी और मुफ्ती मोहम्मद नईम ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया था और इस बात पर जोर दिया था कि झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। इसके अलावा जब हमने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से रब्ता किया तो उन्होंने जवाब दिया कि बतौर मुसलमान मज़हब पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तौहीन करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, बेगुनाह को पकड़ा नहीं जाएगा और किसी बेगुनाह को इस संगीन जुर्म में फंसाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।